हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग NIOS बोर्ड क्लास 10th का जो 2025 में अप्रैल में अभी एग्जाम आया था उसका सेट ए डिकोड करने वाले हैं विद आंसर्स। पेपर को समझेंगे और मैं आप लोगों को आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। ऑल्दो मैं स्क्रीन पे आप लोगों के साथ अपनी डॉक्यूमेंट में आंसर्स शेयर कर रही हूँ, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट का आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आंसर्स एक्चुअल में हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं हो आप। सिर्फ वीडियो को देखें, समझें चैप्टर को, एंड डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगी जिसमें आंसर्स हैं। उसके बाद उसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। NIOS क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जाम्स कराता है, एक बार अप्रैल में फिर एक बार अक्टूबर में। तो जो हम अभी पेपर देखने वाले हैं वो अप्रैल का है, अप्रैल 2025 का है। तो इससे बहुत ही लार्जली इंस्पायर्ड ही वो पेपर होगा जो आपके पास 2025 के अक्टूबर में आएगा। सेकेंडली, जब आप भले पढ़ के कितना ही जाओ, इवन व्हेन मैं एक स्टूडेंट थी, 10th क्लास था या 12th क्लास था, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से थी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने चैप्टर्स पढ़े हों और मैं एग्जाम्स देने चली गई। आई हैव ऑलवेज डन समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, एंड ट्रस्ट मी, मैंने 8-8, 10-10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बिकॉज उससे आपको पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप देख पाते हो कि किस चीज़ को ज़्यादा एग्जाम में, किस चीज़ को ज़्यादा पूछा जा रहा है। सो एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आएगा। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप कर पाओगे, आप पैटर्न्स को डिकोड कर पाओगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी है या फिर आई एम योर टीचर। मैं आपके सामने जो बात कहने वाली हूँ वो एज अ क्लास 10th मेंटालिटी को ही दिमाग में रखते हुए कह रही हूँ। ट्रस्ट मी, पेपर बहुत इजी था। अप्रैल का पेपर इतना इजी था कि जब मैंने इसको वाकई डिटेल्ड में पढ़ा है ना, तो मैं शॉक्ड हो गई कि ये वाकई 10th क्लास के लेवल का पेपर था। पेपर बहुत इजी था क्योंकि CBSE के पेपर्स में तो लॉन्ग आंसर्स, मतलब कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और काफ़ी लॉन्ग होते हैं, बट इसमें तो लिटरेचर से लॉन्ग आंसर ही नहीं है, पहली बात। और लिटरेचर में चैप्टर्स बहुत इजी वे में, क्वेश्चंस बहुत बेसिक, बहुत इजी पूछे गए हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बहुत डीप किसी क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चंस जो कवर किए गए हैं वो चाहे ग्रामर में हो या फिर वो लिटरेचर में हो, बहुत बेसिक है। अगर हाँ आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, राइटिंग सेक्शन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फॉर्मेट कितने ही याद करके जाओ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लिखोगे कैसे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इंग्लिश क्लास 10th NIOS बोर्ड की राइटिंग सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग पेपर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लिखा है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस एंड 16 प्रिंटेड पेजेस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले रोल नंबर दे रखा है, वो आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद इंग्लिश 202 सब्जेक्ट कोड है, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स है, वो वहाँ पर किया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आंसर जो है आंसर बुक में आपको करने हैं। 15 मिनट का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, एंड ट्रस्ट मी, इस 15 मिनट को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, आपका पेपर बहुत 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 अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये 15 मिनट वो भी बेवकूफ़ नहीं है जो आपको दे रहे हैं, ये 15 मिनट वाकई इसलिए होते हैं ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, अपने आंसर्स को स्ट्रैटेजाइज करें, अच्छे से देख पाएँ कि कौन सा आपका प्रॉब्लमैटिक सेक्शन आपको लग रहा है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी है, तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लें। सो दैट्स वाई आई से बहुत इजी, ये इंपॉर्टेंट है कि आप 15 मिनट्स टाइम एलोकेट करें क्वेश्चन पेपर को रीड करने में। ऐसा नहीं हो कि आपको पेपर मिला, आपने सिर्फ देखा, नजर मारी और आप इधर उधर देखने लग गए, बातें करने लग गए। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, आपको क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। एंड फ्रॉम 2:15 PM to 2:30 PM लिख रहा है कि मतलब क्वेश्चन पेपर बच्चे पढ़ेंगे, आंसर्स नहीं लिखेंगे, उसके बाद आंसर्स शुरू हो जाएंगे। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को हम लीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइम है 3 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स है इस पेपर के 100। देर आर 35 क्वेश्चंस इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये आपके लिए थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि NIOS का क्लास 10 का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में आपके लिए दिया हुआ होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है, मतलब 1 मार्क वाला होता है। और फर्स्ट पार्ट में 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर। एंड सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो कि पार्ट B है, उसमें भी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर होता है। ये दोनों पार्ट्स में 4 सेक्शंस होते हैं, मतलब आपको एक्चुअल में 8 सेक्शंस मिल रहे हैं।
बट पार्ट ए से आपको 20 मार्क्स का वेटेज मिलता है और सब क्वेश्चंस 1 मार्क ईच होते हैं और या तो एमसीक्यू होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग या वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस या फिर ट्रू फॉल्स होते हैं। सो ये भी जो है ना बहुत आपके लिए अच्छी बात है कि आपको 20 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच के मिलते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अपने लिए 100 में से 20 मार्क्स स्कोर कर पाना। ठीक है, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट बी में जो है वो प्रॉपर राइटिंग के होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर लिख के आने होते हैं आंसर्स। ठीक है, सो क्विकली पार्ट ए को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग सेक्शन। ठीक है ना, तो हमसे कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि इस पैसेज को जो नीचे दे रखा है आंसर्स इसको पढ़िए और आंसर्स दीजिए। ठीक है ना, तो जो पैसेज है उसमें मैं आपके लिए पढ़ती चलती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ एंड फिर हम इसके आंसर्स ढूंढेंगे। तो हमसे बोल रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पीस ऑफ पेपर, it could do all sorts of cool things like bend, flex, fold and even turn into a paper plane। कि एक बार की बात है एक कागज का टुकड़ा हुआ करता था, वो सारे कूल काम कर सकता था, वो बेंड भी कर सकता था, वो फ्लेक्स भी कर सकता था, वो फोल्ड भी कर सकता था और वो एक पेपर प्लेन में टर्न भी कर सकता था। द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग विद इट, और बच्चों को उससे खेलना बहुत पसंद था। They would draw on it, cut it out, make shapes, make a boat with it। और वो बच्चे क्या करते थे, वो उस पर ड्रॉ करते थे, कट करते थे, शेप्स बनाते थे और उसकी इवन बोट भी बना लेते थे। बट वन डे द पेपर फाउंड इटसेल्फ ओल्ड एंड रिंकल्ड, लेकिन एक दिन आया जब उस पेपर को महसूस होने लगा कि अब वो बूढ़ा हो रहा है और अब उसकी झुर्रियाँ बढ़ रही हैं। इट वॉज टू यूज्ड अप फॉर द किड्स टू कीप प्लेइंग विद, अब वो इतना इस्तेमाल किया जा चुका था कि बच्चे अब उसके साथ खेल नहीं सकते थे। Before it knew what was going on, it found itself stuck at the bottom of the trash can। और जब तक उसको ये बात रियलाइज हुई कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है, उसने अपने आप को कहाँ पाया, at the bottom of the trash can। उसने अपने आप को ट्रैश कैन यानी डस्टबिन के बॉटम में, डस्टबिन के अंदर सबसे नीचे पाया। It was sent out to the big dumpster where some men came and picked it up। और उसके बाद उसको कहाँ भेज दिया गया, बड़े डम्पस्टर में, बड़े उस जगह पर जहाँ पे बहुत ढेर सारा कूड़ा होता है, जहाँ ढेर सारे आदमी आए और उन्होंने उस कूड़े को उठा लिया। The little piece of paper was thrown into the truck with all other papers who were old, wrinkled and quite grumpy। और उस छोटे से कागज के टुकड़े को कहाँ फेंका गया, ट्रक में। किन चीजों के साथ, विद ऑल द अदर पेपर्स, उन सारे पेपर्स के साथ फेंक दिया गया जो कि ओल्ड हो चुके थे, रिंकल्ड मतलब झुर्रियां पड़ चुकी थी, एंड दे वर क्वाइट ग्रम्पी। द जर्नी वॉज बम्पी एंड विंडी, टू लॉन्ग फॉर सच अ टायर्ड पीस ऑफ पेपर। और इतने मतलब जो जर्नी, जो उस डस्टबिन से लेकर उस डम्पस्टर तक की जो जर्नी थी, जो सफ़र था, वो उस बूढ़े थके हुए पेपर के लिए कैसा था, बहुत ही हवादार और बहुत ही बम्पी, बहुत ही बम्प्स कहते हैं रोड के मतलब रोड्स पे जो ऐसे उठा हुआ पार्ट होता है ना, तो जर्नी में धक्के वक्के मतलब उसको लगे थे। इट वेंट फ्रॉम लाइट टू डार्क, फ्रॉम विंड टू रेन, रोशनी से अंधेरे तक और हवा से बारिश तक वो पेपर की जर्नी रही। इट वॉज ग्रैब्ड एट एंड स्क्विश्ड, उसको पकड़ा गया, उसको स्क्विश किया गया, मतलब ऐसे किया गया। एंड फाइनली थ्रोन ऑन टू कन्वेयर विद द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, और फाइनली उसको कहाँ फेंक दिया गया, थ्रोन मतलब फेंकना, ऑन टू कन्वेयर विद द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, और बाकी सारे पेपर्स के साथ उसको कन्वेयर बेल्ट पे फेंक दिया गया, जहाँ पे मशीनरी में वो आगे और जो भी प्रोसेस था वहां गया। इट क्विकली गॉट सॉर्टेड एंड पुश्ड, फिर उसको सॉर्ट किया गया, छाना गया, पुश किया गया, एंड मूव्ड अराउंड, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया गया। द पुअर लिटिल पीस ऑफ पेपर कुड डू वेरी लिटिल इन इट्स वीक कंडीशन, और क्योंकि वो इतना बेचारा सा पेपर बूढ़ा हो चुका था, वो इस कमजोरी की हालात में कुछ नहीं कर सकता था। Then it was crushed back into a thin piece of paper, और उसके बाद उसके साथ उसको क्रश करके क्या करा गया, उसको एक thin piece of paper में कन्वर्ट कर दिया गया। Whom it thought that's not so bad, then it saw the slicer। उसने चलो ठीक है, उसने सोचा चलो ठीक है, मुझे क्रश करके पतला कर दिया गया, not so bad, but then उसने स्लाइसर को देखा, स्लाइसर जहां काटा जाता है, एंड देन द क्रशर, और फिर उसने क्रशर को देखा जहां क्रश किया जाता है। द पेपर ट्राइड टू रन, पेपर बहुत डर गया था और उसने क्या किया, उसने भागने की कोशिश की। इट वॉज टू लेट, लेकिन अब वो भाग नहीं सकता था।
द क्रशर एंड द रिपर सक्ड इट इन विद द रेस्ट ऑफ द पेपर्स। और फिर जो क्रशर और रिपर थे, रिपर मतलब जो काट देता है और क्रशर जो क्रश करता है, तो उन्होंने बाकी पेपर्स के साथ उसको सक कर लिया, अंदर को ले लिया। द पेपर क्लोज्ड इट्स आईज, और फिर उस पेपर ने अपनी आंखें बंद कर ली। स्लोली इट ब्लिंक्ड, एंड स्लोली उसकी आंखें बस ब्लिंक हो रही थी, एंड रियलाइज दैट इट वॉज परफेक्टली क्वाइट। और उसको जब उसने आंखें बंद की, उसको ये रियलाइज हो चुका था कि सन्नाटा हो गया है। इट इवन अ बिट सनी, और उसको काफी सनी सा महसूस होने लगा। सनी मतलब रोशनी वाला फील होने लगा। लुकिंग अराउंड द पेपर रियलाइज इट वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ बैच ऑफ फ्रेश पेपर। और उसके बाद जब उसने आंखें खोली, उसको सनी सा, रोशनी सी महसूस हुई। उसने देखा कि वो कहाँ बैठा है, वो और ढेर सारे फ्रेश पेपर के साथ बैठा है। इट लुक्ड डाउन एट इटसेल्फ, उसने अपने आप को देखा। कंप्लीटली क्लीन स्मूथ विद अ फ्रेश कोट ऑफ ब्लीच, और फिर उसने क्या देखा कि उसको कंप्लीटली साफ कर दिया गया था, बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया था, एंड उसके ऊपर नई ब्लीच चढ़ा के उसको गोरा, उसको व्हाइट कर दिया गया था फिर से। Then bending over to examine the rest of itself to see what was going on, it noticed a fine watermark on its back. What is this? It wondered. A recycled logo. फिर उसने थोड़ा मुड़ के, बेंड करके, झुक के अपने आप को, बाकी अपने पार्ट को देखने की कोशिश की। तो उसने क्या देखा कि एक फाइन, बहुत बारीक सा एक वाटर मार्क उसकी कमर पे, उसके बैक पे लगा हुआ था। और उसने देखा व्हाट इज दिस, ये क्या है। एंड उसने सोचा कि ये क्या है, और उसने क्या पढ़ा, अ रिसाइकल्ड लोगो, क्योंकि उस पेपर को अब रिसाइकिल कर दिया गया था। तो उसने एक लोगो देखा जहां ये रिसाइकिल का लोगो लगा हुआ था कि हाँ, इस पेपर को दोबारा से बनाया गया। सो बहुत अच्छा सा ये पैसेज था। आप क्विकली देख लेते हैं। जो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स है। 1 मार्क के तीनों हैं, ये आपको तीनों ही अटेम्प्ट करने हैं। पहला स्टेटमेंट कहती है द चिल्ड्रन लव्ड प्लेइंग विद द पेपर, कि बच्चों को पेपर से खेलना पसंद था। यस, ट्रू। The people burned the paper when it became old and wrinkled. जब पेपर old and wrinkled हो गया, बूढ़ा और wrinkled हो गया, तो लोगों ने उस पेपर को जला दिया। No, false. When the paper was recycled, it had a recycled logo on its back. और जब पेपर को रिसाइकिल कर दिया गया, उसके बैक पे एक रिसाइकिल लोगो था। Yes, true. So फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है ट्रू, सेकंड का है फॉल्स, एंड थर्ड का है ट्रू। सो ये रहे आपके NIOS बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश 202 के अप्रैल 2025 एग्जाम के सॉल्यूशंस। पहले पार्ट ए है, जिसका सेक्शन ए मैंने आपके लिए ऐसे हाईलाइट करके लिख दिया है। सो ट्रू एंड फॉल्स के अभी हमने आंसर देखे, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। क्योंकि सेकंड वाला फॉल्स क्यों है, क्योंकि उसको डंप करा गया था, रिसाइकिल किया गया था, उसे जलाया नहीं गया था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ANWWER आंसर था फिलहाल ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज ऑल द ओल्ड एंड रिंकल्ड पेपर्स थ्रोन, कहाँ पे ओल्ड एंड रिसाइकल्ड पेपर्स को फेंका गया था, गार्बेज के ट्रक में। सेकंड है अ फ्रेश कोट ऑफ व्हाट डिड द क्लीन एंड स्मूथ पेपर गेट, स्मूथ एंड क्लीन पेपर ने क्या देखा, उसके ऊपर किस चीज का फ्रेश कोट चढ़ाया गया था, ब्लीच का। एंड व्हाट डिड द पेपर फाइंड ऑन इट्स बैक व्हेन इट एग्जामिन्ड इटसेल्फ, जब पेपर ने अपने आप को एग्जामिन किया, अपने आप को देखा, उसने अपनी कमर पे क्या पाया, अपने पीछे क्या पाया, एक रिसाइकिल्ड लोगो। सो ये आ गए आपके आंसर्स, ट्रक, ब्लीच एंड रिसाइकिल्ड लोगो, या फिर एक वाटर मार्क। थर्ड क्वेश्चन है 1 मार्क का, पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज। ऑपोजिट ऑफ यंग, यंग मतलब जवान, जवान का ऑपोजिट कौन होता है, ओल्ड। एंड पैसेज में से ही, क्योंकि हमें मतलब ढूंढना है, तो पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यंग के ऑपोजिट ओल्ड। सो आंसर है 3 का बी, ओल्ड। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं सेक्शन बी राइटिंग की। सेक्शन बी राइटिंग में हमसे बोल रहे हैं कि आपको जो है फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 5 क्वेश्चन है 1 मार्क ईच के, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि आप प्रणव हो, पुणे के एक रेसिडेंट हो, और आप बड़ा परेशान हो, बड़ा कंसर्न्ड हो, आपको बड़ी फिक्र है इस बात की कि आपके मतलब आपके अराउंड जो है आजकल रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल डेली। तो आप अपने लोकल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिख के इस बारे में बात करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान, पब्लिक का और गवर्नमेंट का ध्यान लेके जाना चाहते हैं। सो आप एक लेटर लिखते हैं। सो ये कह रहे हैं चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, करेक्ट ऑल्टरनेटिव को चुनिए। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, कि प्रॉपर सब्जेक्ट इस लेटर का क्या होना चाहिए।
कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स होना चाहिए, कंसर्न अबाउट द डिक्रीज इन रोड एक्सीडेंट्स होना चाहिए। ऊपर है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, तो बी तो नहीं हो सकता है। फिर भी सी और डी को देख लेते हैं। रोड एक्सीडेंट्स आर रेयरली फाउंड नाउअडेज। रेयरली का मतलब होता है कि हार्डली होते हैं, तो आजकल के हार्डली नहीं होते हैं रोड एक्सीडेंट्स, नहीं, तो बिल्कुल ही गलत है। रोड एक्सीडेंट्स आर इनएविटेबल, कि रोड एक्सीडेंट्स को से बचा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। तो 1 का आंसर है ए, कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का कंसर्न रिगार्डिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि आप जो है क्या मेंशन करोगे, यू विल मेंशन द रोड एक्सीडेंट्स आकर, आप क्या मेंशन करोगे रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल हरी ड्राइविंग, एज अ रिजल्ट ऑफ रेकलेस एंड हरी ड्राइविंग, एज अ रिजल्ट ऑफ स्लो एंड केयरफुल ड्राइविंग, एज अ रिजल्ट ऑफ स्लो एंड रेकलेस ड्राइविंग। तो देखो स्लो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्लो ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट नहीं होते हैं, तो हरी ड्राइविंग तो होनी है। हरीड मतलब तेजी से हड़बड़ाहट में करी हुई ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो ए या बी में से आंसर होना है। अब उनमें रीजन रोड एक्सीडेंट का क्या है? केयरफुल मतलब ध्यान से करी हुई ड्राइविंग, या फिर रेकलेस बिल्कुल ही बेध्यानी से, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से की हुई, बुरी तरीके से की हुई ड्राइविंग। तो सेकंड का आंसर है बी, सेकंड का आंसर हमने लिख दिया बी। अब थर्ड वाले का है वाइल ड्राइविंग यंगस्टर्स आर, ड्राइव करते हुए यंगस्टर्स कैसे होते हैं? नीदर बॉदर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द रोड नॉर अबाउट द सेफ्टी, कि उनको ना रूल्स की फर्क पड़ता है ना सेफ्टी की कोई टेंशन होती है। वेरी केयरफुल अबाउट, नहीं, वेरी केयरफुल तो होते ही नहीं है, तो वेरी केयरफुल का बी और सी हम ले ही नहीं सकते। डी, ऑलवेज लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, हमेशा लाउड म्यूजिक सुन रहे होते हैं। हाँ, लाउड म्यूजिक की वजह से होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बट यहाँ हर एक बंदा तो लाउड म्यूजिक नहीं सुनता है, तो इसका थर्ड का आंसर है ए, नीदर बॉर्डर्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द रोड नॉर अबाउट द सेफ्टी। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है यू विल कंक्लूड योर लेटर बाय आस्किंग, आप अपना लेटर कैसे खत्म करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे? द अथॉरिटीज टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द प्रॉब्लम, क्या आप अथॉरिटीज से ये कहेंगे कि बिल्कुल आंख बंद कर लो, अंधों की तरह बिल्कुल ऐसे हो जो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा इस प्रॉब्लम के बारे में? ऑब्वियसली नहीं। द अथॉरिटीज टू ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है कि मतलब अनसुनी कर दो, नहीं। सी है द अथॉरिटीज टू कंसिडर दैट एक्सीडेंट्स आर नॉट सच अ ग्रेट थिंग, आप ये चाहोगे कि आप अथॉरिटीज से कहो कि एक्सीडेंट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर डी, द अथॉरिटीज टू टेक द नेसेसरी टफ एक्शन अगेंस्ट दोज हु ब्रेक ट्रैफिक लॉज, या फिर आप अथॉरिटीज से बोलोगे कि उन लोगों के खिलाफ टफ एक्शन लीजिए जो कि लॉज को ब्रेक करते हैं। सो ऑब्वियसली फोर्थ का आंसर है डी। एंड लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि आप इस लेटर को कैसे क्लोज करोगे, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, आप अपने दोस्त को या किसी यार दोस्त को या अपने किसी फैमिली मेंबर को क्योंकि नहीं भेज रहे हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे योर्स सिंसियरली। तो फिफ्थ का आंसर है योर्स सिंसियरली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि एक नोटिस है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन, ठीक है, आंसर करने हैं कि आप वरुण हो, कल्चरल क्लब के, अपने स्कूल के कल्चरल क्लब के सेक्रेटरी हो, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट अ चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब इन एड ऑफ कैंसर पेशेंट्स, और आप अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए कि कैंसर पेशेंट्स के लिए आपका क्लब एक उनकी मदद के लिए एक चैरिटी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है नोटिस का, वो इंस्टीट्यूशन के नाम से पहले आएगा या बिलो द वर्ड नोटिस आएगा, नोटिस अल्फाज लिखने के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि आपका नोटिस किस बारे में है, अबव द वर्ड नोटिस आएगा या जस्ट अबव द डेट या डेट के अबव आएगा। बेसिकली वो नोटिस के नीचे आता है, बिलो द वर्ड नोटिस। आपका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नोटिस के नीचे आता है। नोटिस कैसे लिखते हैं उसकी अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए बाद में बना दूंगी। अभी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि 5 का आंसर है बी। तो 5 का आंसर हमने लिख दिया बी, बिलो द वर्ड नोटिस। अब सेकंड क्वेश्चन है, अ नोटिस विल मेंशन द, सो जो नोटिस है वो क्या मेंशन करेगा? डिटेल्ड चैरिटी प्रोग्राम, पूरा चैरिटी प्रोग्राम की डिटेल्स देगा, या फिर चीफ गेस्ट की स्पीच लिखेगा, या ऐसे शोज की इंपॉर्टेंस लिखेगा, या फिर डेट, टाइम, वेन्यू, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, ये मेंशन करेगा। तो ऑब्वियसली सेकंड का आंसर क्या होगा? डी, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम।
थर्ड क्वेश्चन है कि ये चैरिटी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो आर्ट्स क्लब कर रहा है, कल्चरल क्लब कर रहा है, स्पोर्ट्स क्लब या लिटरेरी क्लब? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कल्चरल क्लब, तो थर्ड का आंसर है बी। थर्ड का आंसर हो गया बी। एंड लास्टली फोर्थ है कि ये चैरिटी किसके लिए हुई है? कैंसर, टीबी, HIV या पुअर पेशेंट्स के लिए? तो आंसर है इसका ए, कैंसर पेशेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है एक आपका आर्टिकल। हाँ, तो ये बोल रहे हैं ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा ट्रीज को उगाइए। इस टॉपिक पे आपको एक आर्टिकल लिखना है अपने स्कूल की मैगजीन के लिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, You start your article by saying that one of the main reasons why mankind came into existence is because of। क्या आप अपना आर्टिकल ये कह के शुरू करना चाहते हो कि सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस में से एक रीज़न कि मैनकाइंड मतलब मानवता जो है वो एग्जिस्ट कर भी पाई, तो वो क्यों? पहला ऑप्शन है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। क्या ढेर सारी बिल्डिंग्स की वजह से ऐसा हो पाया? नहीं, क्योंकि जब दुनिया में पहला दूसरा आदमी आया तब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बी, ट्रीज एंड प्लांट्स। ऑब्वियसली ट्रीज एंड प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है शेल्टर के लिए, खाने पीने के लिए, अपने बॉडी को ढकने के लिए। थर्ड ऑप्शन है गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ? नो, ऑब्वियसली तब कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। एंड फोर्थ वन कहता है मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स, एंड वो तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर है बी, ट्रीज एंड प्लांट्स। फर्स्ट का आंसर हमने लिख दिया बी। फिर आता है ट्रीज मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन, बिकॉज ट्रीज इस अर्थ को बनाने के लिए एक मतलब रहने के लिए एक बेटर जगह क्यों बनाते हैं? क्योंकि दे एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हमारे जिस्म की छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, राइट? तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि सेकंड में उन्होंने नाइट्रोजन की बात करी है, थर्ड में हाइड्रोजन की बात करी है और फोर्थ में उन्होंने पॉल्यूटेंट्स की बात करी है। सो इसका क्योंकि हमें साइंस में क्लास 6 में 5th में पढ़ाया जाता है, तो सेकंड का आंसर है ए, दे एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन है प्लेसेस इनहैबिटेड बाय ट्रीज आर। जो जगहें जिनमें ट्रीज होते हैं वो क्या बहुत हॉट होती हैं या कूलर होती हैं कंपेयर टू कॉन्क्रीट जंगल्स, या ऑलवेज रेनिंग होती हैं, हमेशा वहां बारिश हो रही होती है, या एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं, बहुत ठंड होती है? सो इसका आंसर है बी, कि कूलर होती हैं, ठंडी होती हैं। सो इसका आंसर हमने लिख दिया कूलर कंपेयर टू कॉन्क्रीट जंगल्स। एंड फोर्थ है डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट ट्रीज बिल्ड अ शीट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और ये मेंशन करना मत भूलना कि ट्रीज हमारे लिए एक शीट बना देते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, स्टॉर्म्स मतलब कि आंधी तूफान से, थंडर मतलब कि बादल के गरजने की आवाज से, या डी लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कने से। तो ए आएगा इसका आंसर, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है ना? इसी के साथ सेक्शन नंबर बी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन सी ग्रामर की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट, कि आपको नोट को कंप्लीट करना है। तो हम ये 3 मार्क्स का है, ठीक है ना? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, मतलब 1 मार्क ईच, 3 क्वेश्चन है। पहले बोलते हैं फर्स्ट द LPG सिलेंडर। पहले LPG सिलेंडर को क्या करा जाता है? यहाँ पे 1, यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ आएगा, ठीक है? इन द डिक्की एट एन एंगल ऑफ 20 to 35 डिग्रीज। तो उसको क्या किया जाता है? LPG सिलेंडर को, अब 4 ऑप्शन है, हैज बीन प्लेस्ड, इज प्लेस्ड, वुड प्लेस्ड या शुड बी प्लेस्ड। तो पहले LPG सिलेंडर को हमेशा ही एक तरीका है ना कि कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, बेसिकली कैसे लगाते हैं, तो इज प्लेस्ड आएगा क्योंकि उसको किया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर है बी, इज प्लेस्ड। सेकेंड क्वेश्चन है अ पाइप डैश टू द रेगुलेटर। पाइप को रेगुलेटर में क्या किया जाता है? इज फिक्स्ड करते हैं, विल बी फिक्स्ड करा जाएगा, वॉज फिक्स्ड करा जाता था, या हैड बीन फिक्स्ड या फिक्स कर चुके थे। तो इसका आंसर भी सेकंड का आंसर है ए, इज फिक्स्ड। तो पहले में हमने क्या लिखा था? इज प्लेस्ड। सेकंड में हमने लिखा है इज फिक्स्ड, एंड थर्ड वाला कहता है विच डैश्ड द एयर फिल्टर। वो क्या होता है? एयर फिल्टर से क्या होता है? लीड, ठीक है? तो लीडिंग टू है, विच इज लीडिंग टू, विच वॉज लीडिंग टू, लीड्स टू, या फिर हैज लीड्स टू। इसका आंसर है लीड्स टू। अब आपको ये चीजें समझ में तब आएंगी जब आपके ग्रामर के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं अभी रफली बता रही हूँ, इन हर कॉन्सेप्ट पे मैं अलग से वीडियोस आपके एग्जाम से पहले बना के पोस्ट कर दूंगी।
सो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि वो पाइप रेगुलेटर से फिक्स करा जाता है, जो कि कहाँ जाता है, एयर फिल्टर की तरफ जाता है। तो क्योंकि वो जाता है, कोई काम जब हो रहा होता है हमेशा, तो हम एस लगाते हैं, इज एम आर आई एन जी कुछ नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लीड्स टू लगाएंगे। तो थर्ड का ऑप्शन है सी, लीड्स टू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको नोट को कंप्लीट करना है, ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको चुनना है, ठीक है। मेरी यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन बहुत अट्रैक्टिव है, तो क्योंकि वो एक सिंगुलर है, उसके लिए आप क्या चुनोगे, इज। तो पहले का आंसर हो गया इज। एंड इस टॉपिक पे मैंने इज, एम, आर पे एंड सिंगुलर प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, इसमें मैंने इस चैनल में ग्रामर ज्ञान सीरीज में ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखी है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। शी डैश कर्ली हेयर, लार्ज आइज एंड अ फ्रेश एंड ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। अब उसका कर्ली हेयर है, लार्ज आइज है और फ्रेश एंड ब्यूटीफुल उसका कॉम्प्लेक्शन है। तो जब कोई चीज होती है तो हैज आता है, क्योंकि होती थी तब हैड आता, अभी है ना, उसके पास कर्ली हेयर भी है, लार्ज आइज भी है, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन भी है, तो हम इसका सेकंड का आंसर हैज चुनेंगे, ठीक है ना। एंड थर्ड वाला है कि वो पढ़ती है क्लास 8 में, स्टडी आएगा या स्टडीज। जो काम रोज होता है उसमें एस ई एस लगाते हैं, जैसे मैंने ऊपर लीड्स टू में बोला था कि वो काम जैसे होता है वहां एस ई एस लगाते रहते हैं, इज एम आर कुछ नहीं लगाते हैं। तो स्टडी आएगा या स्टडीज आएगा, ठीक है, क्योंकि शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ई एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ स्टडीज आएगा, ठीक है। अब आपको अगर ये समझना है कि सिंगुलर के साथ ई एस एस क्यों लगाते हैं, आप प्लीज मेरी डू वर्सेस डज वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द कंप्लीट पैसेज। ये भी 3 आपको सेंटेंसेस यहाँ मतलब 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, 1 मार्क ईच के ये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 3 मार्क्स का है। माइकल एंजेलो के बारे में ये आपका पैसेज है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगेन आपको चूज करना है, क्योंकि वो कैपरीस में बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। इटली का एक टाउन है 1475 में, तो क्योंकि वो हो चुके पैदा ना, तो वॉज आएगा, तो माइकल एंजेलो वॉज बॉर्न आएगा। अब उसके बाद वो रोम में 1946 में गए थे, तो वेंट आएगा या गोज आएगा। गोज मतलब जाता है और वेंट मतलब गया था, तो क्योंकि वो रोम में 1946 में गए थे, तब हम यहाँ पे वेंट सिलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड ब्लैंक के लिए कह रहे हैं कि 1508 में उन्होंने क्या किया था, हिज ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ पेंटिंग, अपनी सबसे बड़ी सबसे खास पेंटिंग बनानी शुरू करी थी। तो बिगिन आएगा या बिगैन आएगा, पास्ट टेंस बिगिन और बिगैन में से बिगैन होता है, इसलिए हम यहाँ पे बिगैन वर्ड का सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर है वॉज, सेकेंड का आंसर है वेंट एंड थर्ड का आंसर है बिगैन, ठीक है, वॉज, वेंट एंड बिगैन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको प्रेपोजिशन चुननी है। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन की पोजिशन हमें बताते हैं कि वो नाउन जिसकी बात हो रही है वो कहाँ मौजूद है। तो जैसे कि चिल्ड्रन है, वो रूम के अंदर है, तो क्या आएगा, इन। द मिल्क इज डैश द टेबल, दूध जो है टेबल पर है, तो पर है के लिए क्या लगाते हैं, ऑन। द चिल्ड्रन हैव गॉन डैश स्कूल, बच्चे स्कूल गए हैं, तो कहाँ गए हैं, जब कोई वर्ड जो ये बताता है कि ये वहां गए हैं, ये तो क्या वर्ड लगाते हैं, टू। एंड फोर्थ है इट रेन्स अ लॉट डैश ऑगस्ट, और अगस्त में बहुत बारिश होती है, तो अगस्त में होती है, मे के लिए क्या लगाते हैं, इन, ठीक है। सो इन ऑन द टेबल, टू द स्कूल, एंड फोर्थ है इन अगस्त, ठीक है। इसके आंसर्स आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। इस बार आपको कंजंक्शन लिखने हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, आपको खुद से लिखना है। एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी ऑप्शंस को सोचने की, आप डायरेक्टली पढ़ के बता दोगे। एंड इंग्लिश अच्छी रीडिंग से होती है, रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ा कीजिए, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस में क्या चीज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आई वॉज एंग्री, वह फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और हर एक ग्रामर टॉपिक पे, हर एक राइटिंग टॉपिक पे वीडियो अलग से बना दूंगी। एंड लिटरेचर तो हम एनआईएस बोर्ड की ऑलरेडी कवर करते हुए चल ही रहे हैं। सो आई वॉज एंग्री डैश आई डिड नॉट रिवील माई फीलिंग्स, मैं गुस्सा तो था लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट, कि मैं गुस्सा था लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया, मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी को बताया नहीं, तो यहाँ पे आएगा बट। एंड सेकंड क्वेश्चन कहता है ही स्टडीड हार्ड डैश गॉट गुड ग्रेड्स, उसने बहुत अच्छा पढ़ा था तो इसलिए उसके अच्छे नंबर आ गए।
तो उसने अच्छा पढ़ा था और उसके अच्छे नंबर आ गए, तो यहाँ एंड आएगा, ठीक है ना। तो 11 के सेकंड का आंसर है एंड। अब इस पार्ट ए का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर डी, अब हम उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है उसमें अगेन 1 मार्क ईच के 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और तीनों क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। एंड ये जो आपको पैसेजेस मतलब जो ये आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये कौन सी प्रेयर से हैं, अब वो कौन से चैप्टर से हैं, अब प्रेयर फॉर हीलिंग से है। वी मस्ट ब्रिंग न्यू लाइफ टू द लैंड बाय नॉट पॉल्यूटिंग द डैश एंड द डैश। हमें इस दुनिया में नई जिंदगी कैसे लानी चाहिए, किस चीज को पॉल्यूट ना करके, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वाटर एंड एयर या एयर एंड वाटर, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है वी मस्ट नॉट कट डाउन, हमें क्या नहीं काटना चाहिए, ऑब्वियसली पेड़, तो यहाँ पे आएगा ट्रीज। एंड थर्ड है वी मस्ट वर्क टुगेदर फॉर, हमें एक साथ काम मिलके करना चाहिए, किस चीज के लिए, द हीलिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ को हील करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 13, फिर से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आपको मिलते हैं एंड एक मार्क का एक है और ये माई ओनली क्राई चैप्टर से आपको गिवन है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है चिल्ड्रन कैन नॉट रीबिल्ड व्हाट द एडल्ट्स डिस्ट्रॉय, बच्चे वो दोबारा नहीं बना सकते जो एडल्ट्स ने खराब कर दिया है। तो ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है, नो ये फॉल्स है, ये गलत है। कोई भी चीज जो बड़े हमारे खराब कर चुके हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। राइट विंग पॉलिटिक्स एंड लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स मैटर अ लॉट टू चिल्ड्रन, दोनों राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। फॉल्स, बच्चों के लिए पॉलिटिक्स से कोई, बच्चों के लिए पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं, बच्चों के लिए पॉलिटिक्स कोई मायने नहीं रखती। थर्ड स्टेटमेंट कहती है चिल्ड्रन डोंट वांट वॉर्स टू ब्रेक आउट, बच्चे ये नहीं चाहते कि वॉर्स हों, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है ट्रू, बच्चे नहीं चाहते, बच्चों का वॉर्स से कोई लेना देना नहीं होता। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 में, और ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये कौन दिबा अ हीरो NIOS बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, लेकिन आपको ये आंसर्स देने के लिए दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पैसेज दे रखा है उसमें से आंसर्स ढूंढने हैं कि कोंदिबा कहाँ रहता था। तो यहाँ में दिखाया गया कि कोंदिबा गोलीबार में रहता था, जो कि इस घटकोपर में सबसे लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी थी नॉर्थ ईस्ट में मुंबई की, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शी लिव्ड हियर विद, शी नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा, कोंदिबा एक आदमी था, ही आएगा, गलती है, लेकिन चलो खैर, ही लिव्ड हियर विद, वो किसके साथ रहता था यहाँ पे, वो तुकाराम और तुकाराम की वाइफ जिसका नाम येलन भाई था उसके साथ रहता था। एंड थर्ड आंसर है द कॉलोनी वेल इन द स्लम वॉज फुल ऑफ, और जो वहां पे कॉलोनी का जो कुआं था स्लम में वो फुल किस चीज से फुल था, इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर। तो आपके तीनों आंसर्स ये आ गए, गोलीबार, तुकाराम एंड हिज वाइफ, येलन बाय, ब्लैकिश ग्रीन वाटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको 15th क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं आपसे, एंड ये ट्रू फॉल्स जो है क्वेश्चन नंबर 15 में ये द पैरट हु वुडंट टॉक चैप्टर में से लिए गए हैं। अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 मार्क ईच है। आंट रूबीज पैरट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आंट रूबी, आंट रूबी के पैरट को आंट रूबी बहुत पसंद थी, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है द ऑथर रस्किन बॉन्ड सेट द पैरट फ्री, जो पैरट था, माई डॉटर इज क्राइंग, द पैरट जो पैरट था उसको फ्री किसने किया था, ऑथर रस्किन बॉन्ड ने, यस ये स्टेटमेंट है ट्रू। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन्होंने सेकंड को थर्ड लिख दिया, थर्ड को सेकंड लिख दिया है, मिस्टेक्स हैं इस पेपर में। आंट रूबीज पैरट यूज टू टॉक अ लॉट टू एवरीवन, आंट रूबी का जो पैरट था वो सबसे बहुत बात करता था, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, वो नहीं बात करता था, ठीक है ना। लास्टली मैं आप लोगों के साथ पार्ट ए का 16th क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो कि है मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी। तो स्नेक बाइट का कैरेक्टर कौन था, द ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन, वो बूढ़ा सफेद ग्रे हेयर वाला आदमी। द लास्ट स्टोन मेजन चैप्टर में कौन कैरेक्टर था, सलीम। एंड स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट चैप्टर किसके बारे में है, गांधी जी के बारे में। तो मैचिंग के आंसर्स आपके ये आ गए, ठीक है ना। अब क्योंकि माई डॉटर इज क्राइंग, आई हैव टू गो, आई विल रिकॉर्ड पार्ट बी इन अ बिट।